वो भी करने वाले डॉक्टर जो है वो साहब खास तबका। दुरुस्त फरमाया, मगर डॉक्टर फरम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे आपका आर्टिकल जेन में आ गया कि अपना कर्ज़ों के बाद पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है वो IPPs की पेमेंट है, कर्ज़ा है 2500 अरब रुपया। तो आप बताएं, ये जो हम पे एटम बम मारा गया है जिसमें सारी हुकूमतें शामिल हैं, ये इससे किस तरह जान छुड़ा सकते हैं? 2500 अरब रुपए की यानी आपकी मुराद है जो मुआहदे किए हमने 94 से बिजली का, ये जो इतनी महंगी बिजली है और इतना कर्जा है, क्या पाकिस्तान इसको सामने रखते माशी तौर पे कभी आसूदा हो सकता है? डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बिल्कुल सही नुक्ता उठाया आपने। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का मैं समझता हूँ अगर सबसे बड़ा चैलेंज आप उसकी निशानदेही करनी चाहते हैं तो वो पावर का सेक्टर है। अच्छा, पहले वो महंगाई की आप बात कर रहे थे, उसके देखिए एक तो जो आलमी इशारिया है, जो आलमी इनपुट है, तेल की कीमत पे पाकिस्तान हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं, कोयले की कीमत के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसके ऊपर तो हुकूमतें पाकिस्तान में जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती। अब आप पावर की बात कर रहे हैं, देखिए कुछ हमारे यहाँ कार्टेल्स बन गए हैं और वो कार्टेल्स बड़े ही मजबूत कार्टेल्स हैं और उनकी वजह से भी महंगाई कम नहीं हो पाती। आपने बिजली की तरफ इशारा किया, इसी तरह चीनी का भी कार्टेल है, खाद का भी कार्टेल बना हुआ है, अभी ऑटोमोबाइल जो कारें बनाने वाले हैं उन्होंने भी कार्टेल बना रखा है। आप अंदाजा कीजिए कि वो सिविक 50 और 55 लाख रुपए की बेच रहे हैं, जो 10-15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और उससे आधी कीमत से उससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी हम जापान से डायरेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, पावर वाला इशू बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि सारी की सारी मईशत की जो बिल्डिंग आपने बनानी है उसकी बुनियाद पावर सेक्टर है। अब बिजली का जो आपने नुक्ता उठाया उसमें 3 बड़ी प्रॉब्लम। एक तो आपने भी शायद उसका जिक्र किया कि महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, इसमें कोई शक नहीं, महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे और उसके नतीजे में इस वक्त मेरा तखमीना यह है कि 200 से 250 अरब रुपया सालाना इजाफी हमें देना पड़ता है पाकिस्तानी सार्फिन को, चाहे वो घरेलू सार्फिन हो या वो सनती सार्फिन हो, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट हमने महंगी बिजली के किए थे। उससे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि तकरीबन 26% बिजली जो है वो चोरी हो जाती है। उसका नुकसान कोई 350 से 400 अरब रुपए का है। उसके ऊपर कोई भी हुकूमत जो है ना तो कोई कदम उठा रही है ना उसको कंट्रोल कर पाती है। तो पहला बड़ा इशू ये है कि महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए। दूसरा बड़ा इशू ये है कि 400 अरब रुपए की तकरीबन बिजली जो है इस मुल्क में चोरी हो जाती है और उसके बिल फिर उन लोगों पे आ जाते हैं जो कि चोरी नहीं करते। और तीसरा बड़ा इशू ये है कि वापदा जब 100 रुपए का बिल भेजती है तो उसकी वसूली 90 रुपए से ऊपर नहीं जा रही, यानी कि वहां पे 100 से 150 अरब रुपए का सालाना नुकसान वहां हो जाता है। तो आप समझिए कि ये बिजली के शोबे के अंदर लगभग 800-900 अरब रुपए का सालाना हुकूमत पाकिस्तान नुकसान कर रही है और 3 वजूहात मैंने आपके सामने रख दी। अच्छा डॉक्टर इकराम साहब, मैं 2 रिपोर्ट्स का आपको हवाला दे रहा हूँ। एक राना भगवान दास साहब की रिपोर्ट थी जो सुप्रीम कोर्ट में चौधरी क्या नाम है, चौधरी साहब जो हमारे, उन्होंने करवाई थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हवाले से। दूसरी रिपोर्ट एक और अबू बकर खुदाबख्श साहब हैं, बड़ी आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट्स थी भगवान दास साहब की भी। और ये तो कहते थे ये रेगुलेटरी बॉडीज बंद कर दें, और वो कहते थे कि जो आपके ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो इंपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे जो आपके सेक्रेटरी ऑयल हैं वो साल में 3 दफ़ा भी नहीं गए, वो खुद ही मंगाते हैं, खुद ही कीमतें बढ़ा। तो ये क्या किधर गए रेगुलेटर, ये किधर गए आप मफरूज़ा कि जनाब ये तो प्राइवेटाइज कर दिया बट इनको वॉच डॉग रखे हैं। तो ये सारा फेल नहीं हो गया सिलसिला डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ये जो रिपोर्ट थी इसने और दोनों रिपोर्टर ने वाज़े किया कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर असल जो पैसा था वो तो ऑयल कंपनीज़ के पास ही और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ही गया, और जाहिर है कि इसका फिर जो इजाफी बोझ था वो हुकूमत ने भी उसको जो था अपने लिए भी एक बहुत बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार ही समझा, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर बेजा टैक्सेस लगा कर सारे का सारा जो था अपना फिस्कल डेफिसिट वहाँ से मीट करने की कोशिश की। और ये अब भी सिलसिला चलता रहता है कि आप पेट्रोलियम लेवी लगा देते हैं। पहले पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नाम था, पेट्रोलियम लेवी है। क्या उस लेवी के ज़रिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को मैसर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर आपने देखा कि उसके ऊपर पहले तो 17% हमारा स्टैंडर्ड सेल टैक्स था, मगर पिछले कई ज़मानों में हमने देखा कि 40 से 50% भी उसकी शरह बढ़ाई गई। तो तेल की कीमतें जब दुनिया में कम होती थी तो उस वक़्त पाकिस्तान में भी ऑयल कंपनियाँ भी जो हैं
वो तो अपना मुनाफा लेती थी। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस तरह के टैक्सेस लगाकर उसकी कीमत को ऊपर रखा और उसका फ़ायदा आम आवाम को नहीं हुआ। और देखिए ये जो चीज़ें थी कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो टैक्सों के बदले में फिर हमें जो है वो बुनियादी सहूलतें भी दे, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, मगर वो उनको तो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है और वो समझते हैं कि लोगों को ये सारी चीज़ें ऐड दे रहे हो। तो हम ज़ाहिर है टैक्सेस अब इन एफिशिएंट गवर्नमेंट्स को तो फंड करने के लिए नहीं देते ना, ज़ाहिर है आप पब्लिक गुड्स तो फिर उनको भी डिलीवर करनी चाहिए। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान की वाहिद रियासत है जहाँ ना तो कैपिटलिज्म का मॉडल चला और ज़ाहिर है ना जब नेशनलाइजेशन हुई तो उस वक्त भी बुरा ही हाल था। इन एफिशिएंसीज जो थी वो हमारे यहाँ से जाती नहीं है और लूट मार का निज़ाम जो दोनों निज़ामों में जारी रहा, तो हमने ना उस निज़ाम को सही अपनाया ना उसको सही अपनाया। और इसी लिहाज से मैं कहता हूँ ये तो क्रोनी कैपिटलिज्म में भी अब यही हो रहा है कि इसका मुनाफा जो है वो कार्टल्स कमा रहे हैं, बड़े बड़े जो यहाँ सरमाएदार हैं वो कमा रहे हैं, इवन जो ट्रेडर्स हैं वो भी अपने टैक्सेस सारे पास ऑन कर देते हैं। और इस बजट में भी आपने देखा कि फिनेंस बिल के ज़रिए उनके ऊपर तो उन्होंने एक फ़िक्स टैक्स लगा दिया है और वो ज़ाहिर है बड़ी आसानी से सब पे पास ऑन कर देंगे, उनके मुनाफे तो वही रहते हैं और आम जो हमारे अवाम है वही बस इसमें पिसते रहते हैं। महंगाई उनके लिए है, बढ़ती रहेगी, मगर इसके लिए देखें वो भी सड़कों पे नहीं आएंगे और इसी तरह से हम भी टीवी प्रोग्राम करते रहेंगे। तो ये तो इसमें हमारी जो स्ट्रक्चर है रियासत का उसमें ये इनबिल्ट है ये चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा इकराम डॉक्टर से दोनों से सवाल है। आप कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी, मुझे ऐसे लग रहा है बादिउल नज़र में जो IPP के मुआहदे किए गए वो गलत किए गए, बिजली चोरी हो रही है वो हुकूमतें रोकने में नाकाम रही है, बुनियादी राइट्स जो अवाम के थे, तालीम ये नहीं हमें दे सके, माजी के जितने भी हुक्मरान हैं सेहत ये नहीं दे सके, इंसाफ दे नहीं सके, तो ये कितनी देर और मुल्क चलेगा? मुझे तो लगता है लोगों के गले तक ये चीज़ें आ गई हैं, इनकी नाअहली और इनकी चंद लोगों की करप्शन और शराफिया की जो ऊपर रहती है हमेशा हम पे मुसल्लत। जी फारूक सईद साहब पहले आप फरमा दें। जी देखिए इस वक्त मेरे नजरिए में जो रियासत पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से है। वो बिजली में नुकसान कर रही है। अभी आपने कहा कि गर्दिशी कर्जाजात कोई 250 अरब पे पहुंच गए हैं। इसी तरह कोई $4 बिलियन की जो है वो नेचुरल गैस जो इस मुल्क में है उसको हम UFG कह देते हैं, लेकिन वो आसान अल्फाज में तो वो चोरी हो जाती है। इसी तरह कमोडिटीज ऑपरेशन जो गंदम खरीदती है हुकूमत और उसमें कोई 800 बिलियन का नुकसान कर देती है। फिर वो कोई 195 रियासती इदारे हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, कोई 2000 अरब का कर्जा वो इकट्ठा कर चुके हुए हैं। तो पाकिस्तान के वसाइल तो बड़े वसी हैं। जितने मैंने आपको नुकसानात गिना दिए, आप सोचिए कि एक रियासत इतने सालों से इतने बड़े बड़े नुकसानात करती चली जा रही है, इसका मतलब कि वसाइल बहुत हैं उस रियासत के पास। अब हमें सोचना ये है कि हल क्या है इन सब चीजों का। देखिए मैं तीन क्रॉप्स आपके सामने रख देता हूँ। एक गंदम की क्रॉप है, एक गन्ने की क्रॉप है और एक चावल की क्रॉप। आप देखिए कि गन्ने की क्रॉप में और गंदम की क्रॉप में हुकूमत इंटरवीन करती है, उसकी सपोर्ट प्राइस लगाती है, लोगों को लाइसेंसेस देती है कि कौन शुगर मिल बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। हमेशा हमारे यहाँ गंदम की कीमत और चीनी की कीमत में एक बड़ा प्रॉब्लम और स्यापा रहता है। कभी किल्लत हो जाती है, कभी कीमतें आसमान में बात करने लगती हैं। चावल की फसल में आप 10-15 साल से सोच लीजिए, ना तो कभी पाकिस्तान में कभी किल्लत हुई है और हम सालाना $2-2.5 बिलियन के चावल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और चावल की फसल में हुकूमत किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं करती। तो नतीजा ये है कि किसी भी सेक्टर में जिसमें हुकूमत पाकिस्तान घुस जाती है उस सेक्टर का वो बेड़ा गर्क कर देती है। वहां पे किल्लत भी आ जाती है और वहां पे चीजों की कीमत भी बढ़ जाती है। तो खुदाया इसका तरीकाकार बड़ा आसान है, जिसको हम डीरेगुलेशन कहते हैं, कि हुकूमत जो है वो हुक्मरानी करे, वो बिजनेस ना करे। जी मलिक साहब आप अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा तो अभी आपसे यही सवाल होगा कि मैं अभी एक डाटा पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के तकरीबन 40,000 डॉक्टर जो है ना हमने बाहर भेज दिए। तो मतलब पढ़ते हमारे मेडिकल कॉलेज से, मैं कोई लड़ नहीं रहा, मैं तो एक मजबूरी तौर पर सवाल करना चाह रहा हूँ। 40,000 मेरे बच्चे जो यहाँ पढ़ के गए वो खिदमत कर रहे हैं, गोरों की वहाँ पे चले गए क्योंकि वो पैसे भी भेजते हैं। अब इस वक्त 60,000 पाकिस्तान का इंजीनियर बेरोज़गार है। ये जो बेरोज़गारी है और ये जो नया ट्रेंड आया पाकिस्तानी जो बाहर चले जा रहे हैं बेस्ट ब्रेन, इसका माशियत पर क्या हमारी असर पड़ता है? जी डॉक्टर इकराम पहले आप बता दीजिए।
जी, ज़ाहिर है कि इसका मईशत पे तो बहुत मनफी असर पड़ता है, मगर देखने की बात यह है कि रियासत पाकिस्तान के अंदर जो हमारे नौकरशाही है उसकी तो तनख्वाही अच्छी हैं, अभी भी उसकी तनख्वाही बढ़ गई हैं। उनके परक्विजिट देखें, वो सब चीज़ें फ्री लेते हैं। एक तरफ उन्होंने कहा हुआ है कि जी हमें गाड़ियों का मोनेटाइज कर दें, फिर वो गाड़ियों का अलाउंस भी लेते हैं और गाड़ियाँ भी इस्तेमाल करते हैं। जो टैक्स आप और हम देते हैं उसके ऊपर से वो उसकी ऊपर याशिया भी करते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान चलाते कौन लोग हैं? ज़ाहिर है कि हमारी जो सियासतदान हैं और जो हमारे अफसरान हैं, इन्हीं के सर पे तो अगर ये सारी इनएफिशिएंसीज जो हैं, ये सारी जो करप्शन की दास्तानें हैं, ये तो इन्हीं लोगों से जुड़ी हुई हैं। आम आवाम की तो कोई आवाज़ उसमें है ही नहीं। अब ये जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ लोग पढ़ के क्या नौकरी करेंगे? ज़ाहिर है कि नौकरियाँ कोई नहीं। आपने कौन से पब्लिक सेक्टर में अस्पताल जो बनाए उनकी हालत देखें, सारा हेल्थ सेक्टर तो प्राइवेटाइज कर दिया गया है। और जहाँ पे आप देख लें कि नीचे तबके के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों का आप तनासब देख लें महंगाई से, तो जानबूझ के एक ऐसी सोसाइटी रखी गई है जिसमें कि एक ख़ास तबके को तो फ़ायदा रहे, ऊपर चंद अफसर जो हैं आप उनकी पेंशन्स देख लें। आप पेंशन्स जो वो लेते हैं फॉर लाइफ, उसकी भी कोई टैक्सेशन नहीं, अनफंडेड होती है। पेंशन बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक मसला है कि जो पेंशन हम इस वक्त देख रहे हैं वो कहाँ से आ रही है। सब आप सिर्फ डेट सर्विस को देख लीजिए। पाकिस्तान की रियासत के सबसे बड़े मसाइल में क्या चीज़ आपको नज़र आएगी कि सबसे बड़ा हमारा ख़र्चा जो है अब वो 4000 तकरीबन अरब तक पहुंच गया है, सूद का ख़र्चा जो है। उसके बाद फिर रियासत पाकिस्तान के पास, सूबों को देने के पास अपने जो रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू है वसाइल क्या बचता है उनके पास? वो सब तो सारी चीज़ें आप इवन तो आपका डिफेंस भी अब जो है बड़ी हद तक जो है वो कर्ज़े पे चल रहा है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन कर्ज़े पे चल रही है और आपके दफ़ा कर्ज़े पे चल रहा है, बाकी सारे हेल्थ सब एजुकेशन के सब एक्सपेंसेस जो हैं अगर कर्जा जात पे ही चलने हैं और सूबों को देने के बाद वफाक के पास कुछ नहीं रहना है, तो इससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हम वसाइल हासिल कर रहे हैं उससे तो हमारे बुनियादी अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। हम तो कर्ज़ों के ऊपर ज़िंदा हैं।